नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्कृष्ट सांसद। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कर्ण सिंह से। कर्ण सिंह जी, आपका स्वागत है। कर्ण सिंह जी, राजनीति में जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उनकी इच्छा होती है एक दिन वो सांसद बने जी, लेकिन आप उत्कृष्ट सांसद चुने गए। लंबा संसदीय सफर, क्या कहना है आपका? 1967 में मैं इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में आया था जी, मंत्री बन के, और उसी के बाद मैंने चुनाव लड़ा था, उपचुनाव, और सांसद बना था जी। तो 18 वर्ष से लोकसभा में रहा और अब 20 वर्ष राज्यसभा में हो चुके हैं जी। तो संसद में बहुत कई वर्षों तक रहने का हमें गौरव मिला है और बहुत रोचक मैंने पाया, बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर कर्ण सिंह का जन्म जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के घर 1931 में हुआ। 18 वर्ष की कम उम्र में ही डॉक्टर कर्ण सिंह ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर लिया था। 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप पर उन्हें राज प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और वो अगले 18 साल के लिए भारतीय राज्य के रीजेंट के रूप में सदर रियासत और राज्यपाल चुने गए। कर्ण सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से की और जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और फिर पीएचडी की। डॉक्टर कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी रहे। डॉक्टर कर्ण सिंह ने अपने अब तक के सफर में यूं तो कई मुकाम हासिल किए, लेकिन अपने राज परिवार से आने के बावजूद वो जमीन से जुड़े रहे। अपने लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने पक्ष और प्रतिपक्ष से सम्मान ही हासिल किया। उन्नीस 1967 में 36 साल की उम्र में डॉक्टर कर्ण सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, जहां उन्हें पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। इसके तुरंत बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर संसदीय क्षेत्र से भारी बहुमत से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद डॉक्टर कर्ण सिंह ऊधमपुर संसदीय क्षेत्र से 1971, 1977 और 1980 में भी लोकसभा के लिए चुनकर संसद पहुंचे। 1973 में कर्ण सिंह स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री बने। 1986 में उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। 1979 में वे शिक्षा और संस्कृति मंत्री बने। डॉक्टर कर्ण सिंह संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, डॉक्टर कर्ण सिंह का कुशल नेतृत्व ही था जो उन्हें विषम परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता रहा। डॉक्टर कर्ण सिंह शायद पहले ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान न तो कोई वेतन लिया और न ही किसी सरकारी आवास में रहे। वो अकेले ऐसे पूर्व शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपने निजी कोष यानी प्रिवी पर्स का त्याग दिया और सारी राशि अपने माता पिता के नाम पर भारत में मानव सेवा के लिए दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने जनहित के लिए जम्मू के अपने अमर महल को संग्रहालय और पुस्तकालय में परिवर्तित भी कर दिया। एक उत्कृष्ट सांसद, कुशल प्रशासक और प्रभावशाली वक्ता के रूप में समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए वो आवाज उठाते रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालयों का कार्यभार संभाला, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे और एक अहम राष्ट्रीय राजनेता के तौर पर जाने गए। वे हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। अपने लंबे सफर में किए गए सामाजिक कामों के लिए उन्हें 2005 में राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था।
और फिर संसद में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2011 के लिए बतौर उत्कृष्ट सांसद उन्हें सम्मानित किया गया। आपस में बैर न हो, दुश्मनी न हो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली या क्या ऐसी घटना घटी जो आप राजनीति देखिए, ये तो बिल्कुल, ये तो इतिहास का एक पन्ना है जी हमारे राजनीति में आना। जी हम युवराज थे जी जम्मू कश्मीर के। मेरे पिताजी महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जी पे दस्तखत किए। और 18 वर्ष की उम्र में, जब मैं 18 वर्ष का था, तो क्योंकि पिताजी और शेख अब्दुल्ला की आपस में तनाव था जी और उन दिनों में शेख अब्दुल्ला का बहुत बड़ा प्रभाव था जवाहरलाल जी पे और दूसरों पे, तो पिताजी को कहा गया कि आप कुछ देर के लिए बाहर रहिए। जी कुछ देर के लिए क्या, फिर वो वापस आए नहीं उसके बाद। और मुझे 18 वर्ष की उम्र में वहाँ का रीजेंट बनाया गया। रीजेंट होता है कि जब रूलर ना हो तो उसकी जगह में जो रीजेंट है, जो काम करे, रीजेंट बनाया गया 18 वर्ष की उम्र में। जी सदर तो रियासत नहीं, वो बाद में देखिए, वो आपको एक एक क्रमशः चलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जटिल कहानी है हमारी। तो उस वक्त मैं रीजेंट था, सदर रियासत नहीं था, और 18 वर्ष की मेरी उम्र थी। तो उस समय से फिर 3 साल के बाद, वो तो 1949 की बात मैं कर रहा हूँ, 2 साल के बाद 1951 में एक परिवर्तन हुआ और वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक नया संविधान बनाया और 1952 में ये मॉनर्की जो है इसको समाप्त किया गया और एक नए संविधान में एक सदर रियासत की पदवी रखी गई, जो कि वहाँ के संसद चुनेंगे। ये सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से नहीं होगा, ये वहाँ के जो लोग हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं वो चुनेंगे। तो मुझे 1952 में जब मैं 21 वर्ष का हुआ तो मुझे सदर रियासत चुना गया। तो 13 वर्ष में सदर रियासत रहा। 1965 में जब नया और परिवर्तन हुआ तो सदर रियासत का नाम बदल के गवर्नर बनाया गया। तो रीजन, सदर रियासत, गवर्नर था वही कार्य, 18 वर्ष पहले बाहर रहे। 36 वर्ष की उम्र में मुझे इंदिरा जी ने यहाँ बुला लिया कि तुम यहाँ आ जाओ। आप पूछ रहे हैं प्रेरणा किससे मिली? जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू की किताबें हम पढ़ते थे, विशेषकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया और उनकी आत्मकथा। उससे हम बहुत प्रभावित हुए थे क्योंकि हमें लगा कि वो पुरानी राजशाही का युग तो समाप्त हो रहा है और नया भारत उभर रहा है। मुझे भी शौक़ था, नौजवान था, कि नए भारत के विकास में मैं भी कुछ योगदान करूं। इसलिए आरंभ से ही मुझे प्रजातांत्रिक स्थिति जो है उसमें रुचि रही और जब मौका मिल गया। राजनीति में आपको सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया? आपने शुरू में आरंभ में जवाहरलाल नेहरू का ही समझिए ज़्यादा प्रभाव हम पर पड़ा, लेकिन उन दिनों में फिर सब बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। सरदार पटेल से मिले, 2 हफ्ते में उनके साथ देहरादून रहा, बीमार थे वो, उन्होंने बहुत मुझे समझाया। मौलाना आज़ाद के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ हमारे। तो जितने देर बड़े दिग्गज हैं जिनके आपने केवल नाम सुने हुए हैं, उनके साथ व्यक्तिगत मेरा संबंध रहा और उन सब से मैंने सीखा। और एक बहुत और महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन से जो, जैसे मैं संस्कृत का प्रयोग करता हूँ ना, बोलते हुए लोग कहते हैं संसद में भी बाहर भी, तो ये गुण उनसे सीखा मैंने। तो एक प्रकार से राजनीतिक गुरु हमारे जवाहरलाल नेहरू थे और वैचारिक गुरु, इंटेलेक्चुअल गुरु जो थे डॉक्टर। इतनी लंबी संसदीय जो आपकी यात्रा है, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर तो जैसे भारतवर्ष बदलता रहा वैसे संसद भी बदलता रहा। तो जो देश में सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई, परिवर्तन हुए, उनका प्रतिबिंब तो संसद में आना ही आना है। तो ये हम कहें कि उसी प्रकार जब पहले और प्रकार के लोग होते थे, पुराने लोग थे उन दिनों में, पुराने कांग्रेसी थे। एक मुझे याद है जब बैठते थे तो करीब करीब 2/3 लोग सफ़ेद टोपी पहनते थे। आज मुझे लगता है आपको सफ़ेद टोपी वाला कोई मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा,
ये नहीं कि कांग्रेस के नहीं है, लेकिन सफ़ेद टोपी के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक युग परिवर्तन होता है जी। एक हर दशक में आप समझिए परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का प्रतिबिंब संसद है। आपने राजनीति में कई उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। जी हाँ। कोई ऐसा अनुभव जब आपको राजनीति की डगर कठिन लगी हो? देखिए, डगर तो बड़ी कठिन है, डगर पनघट की कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी। ये राजनीति में तो डगर कठिन ही रहती है, कोई सरल डगर राजनीति में किसी को नहीं मिलेगी, चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। ऐसा हुआ कि मैं बीच में, आप समझिए 1984 से लेकर 1996 तक 12 वर्ष में संसद से बाहर रहा। उस समय में करीब मैंने सोच रखा था कि भाई अब मैं कर दिया काफ़ी, हमने बचपन से, छोटी उम्र से। फिर ऐसी परिस्थितियाँ उसके बाद बनी 1996 में, और दरअसल मुझे राजनीति में फिर से लाने का श्रेय अगर किसी को मिलेगा तो वो फारूक अब्दुल्ला को मिलेगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अजीब बात आप माने, डॉक्टर साहब मेरे पास आए तो उनका, वो कहते थे जी आप यहाँ क्यों बैठे रहते हो घर पे? उनके कहने का तरीका, आप क्यों नहीं सेंट्रल हॉल में बैठते? मैंने कहा मैं पूर्व सांसद के रूप में सेंट्रल हॉल में नहीं बैठूँ। कि नहीं पूर्व क्यों, हम आपको फिर से संसद बनाते हैं। हमने कहा छोड़िए डॉक्टर, कि नहीं। तो हुआ क्या कि हम उनके चुनाव होने वाले थे, तो हमने कहा मैं तो आऊँगा नहीं चुनाव में अब, लेकिन मेरे बेटे को लेना तो दे दो। तो बेटे को मैंने उसमें भेज दिया। उन्होंने कहा साहब हम आपको भेज दें। तो फारूक अब्दुल्ला के कारण मैं फिर से संसद में आ गया, और उसके बाद सारी परिवर्तन। डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म इज फाउंड इन आवर कल्चर। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। व्हाट बेटर डेफिनेशन? मे ऑल पीपल बी हैप्पी, मे ऑल पीपल बी हेल्थी, may all people see auspicious sights, may no one have to undergo suffering. That is what we mean by socialism. हमारा देश सत्यमेव जयते पर निर्धारित है, वो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान येना क्रमंत ऋषियो आप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। तो सत्यमेव जय पे अगर निर्धारित हमारा देश है, हमें सत्य को कभी कभी कड़वा सत्य भी लगता है। सत्य हमेशा मीठा नहीं होता। इट्स नॉट ऑलवेज अ कंफर्टेबल ट्रूथ। समटाइम्स वी हैव टू फेस अनकंफर्टेबल सिचुएशन, एंड वी आर फेसिंग दैट टुडे। द हिमालयाज व्हिच Kalidasa in the opening of his Kumara Sambhava describes, Astuttarsyam dishi devatatma Himalayo nam nagadhiraja Purvaha paro toya vididhi vigahya Stitaha prithivya managanda. The great Himalayas that for thousands of years have sheltered us, we in Nepal, both of us, we share that. We were very happy. It's not a question of party politics. If our Prime Minister is welcomed by the people of another country, we feel good about it. I would congratulate the government for at last having realized that the bill that we had introduced 2 years ago was in fact the bill that was required. And after much decision and much delay, they finally come round to that. I am a repository of historical memory. I am the only surviving member of Srimati Indira Gandhi's cabinet when the Bangladesh situation emerged. And it is one of the great achievements, I must say and recall, of Indira Gandhi, which was appreciated even by the opposition at that time, that she was able to bring about. There were other great people. Sardar Patel was there. He was not very well. I remember I stayed as his guest for 15 days in Dehradun in 1949. He was very kind to me. I stayed there. He was very ill. But nonetheless, he played a major role, not only in the freedom movement, but even in the last years in the framing of the Constitution. भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोकतंत्र तो एक बहुत उत्तम एक पद्धति है, इसमें कोई शक नहीं, और बिना संसदीय पद्धति के लोकतंत्र चल भी नहीं सकता। अब इसमें कुरीतियाँ क्या आ गई हैं, कमज़ोरियाँ क्या आ गई हैं, उनके बारे में विचार करना पड़ेगा।
और कोई खास इस संसदीय यात्रा का अनुभव आपका रहा? अनुभव तो इतने रहे, मैं क्या बताऊँ, अब 40 वर्ष का अनुभव बहुत सारे रहे। बड़े बड़े दिग्गज होते थे यहाँ। उन दिनों में जो विरोधी दल थे उनमें बहुत भयंकर, जिसे कहते हैं भयंकर कह सकते हैं, लोग होते थे वक्ता। जैसे प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी थे, सोमनाथ चैटर्जी थे, नाथ पाई थे, मधुर लिमई थे। ऐसे ऐसे लोग थे, वो तो धज्जियाँ उड़ाते थे सरकार की। तो ये जो एक नई पद्धति शुरू हुई है हाउस को डिसरप्ट करने की, मैं इसके पक्ष में नहीं, क्षमा है, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं हूँ, और एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष होने के रूप में राज्यसभा में उस पक्ष में नहीं। कर्ण सिंह जी, समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। आप भी कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और फिर जानेंगे डॉक्टर कर्ण सिंह के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उत्कृष्ट सांसद में। डॉक्टर कर्ण सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपका जो संसदीय अनुभव रहा है जी, और जो राजनीति में एक लंबा सफ़र आपका रहा है, इसका कोई सुखद क्षण? सुखद क्षण मुझे लगता है कि जिस दिन 1972 में दिसंबर में हम बैठे हुए थे और इंदिरा जी आई, भागी भागी आई, कहने के मुझे एक घोषणा करनी है। सन्नाटा हो गया। ढाका हैज़ फॉलन टू द इंडियन आर्मी एंड द मुक्ति वाहिनी। तो वो जो ढाका की विक्ट्री थी, जो बांग्लादेश का था, वो सबसे एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, मार्मिक क्षण था जी। वो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि कितनी सारे सभा जो थी वो सारी हर्ष से, उल्लास से उठ खड़ी हो गई। कर्ण सिंह जी, आप एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजशाही को भी करीब से देखा और लोकशाही को भी। जी, क्या अंतर पाते हैं राजशाही और लोकशाही में? क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। राजशाही तो एक युग ही अलग था, उसमें तो यानी एक अलग दुनिया थी, उसका आप कोई वो नहीं, उदाहरण नहीं ले सकते, क्योंकि राजशाही में तो एक व्यक्ति का राज्य होता था, उन्हीं का सारा सिलसिला था, और लोकशाही में तो प्रत्येक व्यक्ति का राज्य है। इसलिए उनका कोई उनका कंपैरिजन करना संभव नहीं है, बिल्कुल अलग। कश्मीर की अगर बात मैं कहूँ तो जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जाना पड़ा छोड़ के, जो एक दृश्य आप अब देखते हैं कश्मीर का, क्या वो असल कश्मीर है? इस समय वास्तविकता एक है, और सारी परिस्थिति जो है, जो आप लोग कहते हैं ना कश्मीर, राज्य का नाम तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जी। ये सामूहिक राज्य था। ये हमारे पूर्वजों ने, महाराजा गुलाब सिंह ने इसको जब स्थापित किया तो जम्मू के सारे 22 राज्य होते थे हिमाचल की तरह, पहले उनको इकट्ठा किया, फिर किश्तवाड़ के ज़रिए लद्दाख के ऊपर फतेह किया, फिर गिलगित के ऊपर किया, फिर बीच में कश्मीर आ गई। तो इसमें अलग अलग खित्ते थे, अलग अलग उनका धर्म, अलग भाषा, अलग वाणी, अलग भोजन इत्यादि। ये सब इकट्ठे, इस समय डोगरा एम्पायर था, समझिए आप, जम्मू कश्मीर। तो राज्य समाप्त होने के बाद अगर ये झगड़ा नहीं होता शायद, तो जैसे हैदराबाद का क्या हुआ, एक हिस्सा तेलंगाना में चला गया, एक गुलबर्गा में चला गया, एक मराठवाड़ा में चला गया। निज़ाम राज कोई नहीं रहा, हैदराबाद रहा, लेकिन वो हुआ नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ झगड़ा था। इसलिए इस समय परिस्थिति जो है बड़ी जटिल है। और पाकिस्तान की नीयत, इस पर कुछ कहना आप चाहेंगे? जो जम्मू कश्मीर का शॉर्ट हैंड कश्मीर कर दिया जाता है, उसी में बहुत सारी हमारी परिस्थितियाँ निहित है, बता दूँ, इसमें मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का तो आरंभ से ही, जब 15 अगस्त से लेके और 27 अक्टूबर तक तो पिताजी स्वतंत्र थे जी। लेकिन जब वहाँ से हमला शुरू हो गया पाकिस्तान से,
और हमलावर जो है वो आते आते करीब करीब लोगों को मारते धारते बलात्कार करते हुए आ रहे थे। तब पिताजी को सहायता की आवश्यकता पड़ी भारतवर्ष से। उन्होंने कहा तो बात ठीक है, उनका जब तक आप हमारे राज्य का हिस्सा नहीं होंगे हम आपकी सहायता कैसे करेंगे। तो आरंभ से ही, इससे पहले ही कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ऊपर हस्ताक्षर हो, उससे पहले ही पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहा और आज तक बराबर अनेक रूप में। 1952 में एक हुआ, 1965 में एक हुआ, 1971 में अलग हुआ, फिर ये जो आते रहते हैं मिलिटेंट्स वगैरह, ये सारा ये सब उनका चल रहा है। उस समय से ही ये एक प्रयत्न चल रहा है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को या विशेषकर कश्मीर वादी को भारतवर्ष से अलग किया जाए। जी, काम नहीं होता है, सिर्फ शोर शराबा होता है, राजनेताओं की जो छवि है वो ठीक नहीं है। क्या कहते हैं, ये छवि क्या लोकतंत्र या के लिए सही है इस प्रकार की? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। क्योंकि सांसद ही तो हैं जो संसदीय पद्धति को चला रहे हैं, प्रणाली को। उनकी ही छवि अगर कमज़ोर हो जाए, धूमिल हो जाए, तो इसका अर्थ ये निकला कि सारी पद्धति जो संसदीय पद्धति है वो सारी धूमिल हो गई। ये ज़रूर है जो शोर शराबा, आपने बिल्कुल ठीक, मैं डिसरप्ट इस्तेमाल कर रहा था शब्द, लेकिन शोर शराबा जो है, ये शोर शराबा होना नहीं चाहिए, विरोध होना चाहिए और बहस होनी चाहिए डट के। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रदर्शन जो बना दिया जाता है वो गलत धारणा एक बन जाती है, जबकि संसद में काम भी बहुत होता है। नहीं, संसद में काम बहुत होता है, लोग समझते नहीं है। बहुत सारा काम कमिटीज़ में होता है, वो अदृश्य होते हैं, वो तो पब्लिक में नहीं आते। कमेटी में काम करके रिपोर्ट भेज दी, ये भेजी वो दी, और सदन में भी काम होता है, लेकिन वो काम लोग देखते नहीं हैं। लोग क्या देखते हैं, कौन उठ के खड़ा हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन वेल ऑफ द हाउस में जा रहा है, उससे छवि जो है खराब होती है। राजनीति के अलावा कोई शौक आपका? बहुत सारे। ये तो बहुत लंबा काम है। मुझे पढ़ने का शौक़ है। 25,000 किताबें मेरे जम्मू पुस्तकालय में करीब मैंने ही सब वो खरीदे सारी उम्र। आप देखिए जाके, अमरवाल म्यूज़ियम कहते हैं। मुझे लिखने का शौक़ है जी, 18-20 पुस्तकें लिखी हैं, आपको सूची दे रखी। मुझे संगीत का शौक़ है जी, शास्त्रीय संगीत भी और लोकगीत भी। मैं गाता भी हूँ, लोकगीत की रचना भी करता हूँ, भजन लिखता हूँ अपनी डोगरी भाषा में, और संगीत मुझे बहुत प्रिय है। मुझे पर्यावरण में बहुत रुचि है बचपन से, उसमें भी मैं कार्य करता हूँ। और विशेषकर जिसे हम आंतर धार्मिक एक मुहिम कहते हैं, इंटरफेथ मूवमेंट, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोगों को इकट्ठा लाया जाए ताकि परस्पर कुछ वो समझने का प्रयत्न करें, उसको इंटरफेथ मूवमेंट कहते हैं। उसमें मैं 40 वर्ष से सक्रिय। अगर आप राजनीति में नहीं आए होते तो क्या करते? प्रोफेसर होता। किस चीज़ की? पॉलिटिकल साइंस PhD किया है मैंने जी। तो मुझे नौकरी मिल जाती ज़रूर, क्योंकि मैंने पढ़ा। जब मैं रीजन बना तो मैं अंडर ग्रेजुएट था जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की JNK यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी से, जिसका मैं चांसलर था। ये भी एक अद्भुत है जी। मैं कुलाधिपति था, मैंने वहाँ बैठ के इम्तिहान लिया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने MA किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी PhD किया श्री अरविंद के विचारधारा में जी, राजनीतिक विचारधारा में। तो अगर मैं नहीं होता तो मैं प्रोफेसर ही होता, मुझे लगता। आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम कर सके? देखिए, आने वाली पीढ़ी के ऊपर हमें बहुत विश्वास है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, आगे बहुत चतुर हैं, जो नई पीढ़ी उभर रही है। उनके पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तो गूगल करके वो कोई भी जानकारी दुनिया के किसी कोने से ला सकते। तो बहुत उनके मस्तिष्क अच्छे हैं, लेकिन उनको ठीक रास्ते पे चलाया जाना चाहिए। हमारी ये दायित्व ये है कि हम ठीक रास्ते पे चलें और प्रयत्न करें कि उनको ठीक रास्ता दिखाएं। समाज को सुधारना, समाज के पिछड़े और पसमानदा लोग जो हैं उनको आगे ले आना, और अच्छा एक स्वस्थ एक वहाँ ऐसा वातावरण बनाना कि देश आगे बढ़ सके, ये सबसे बड़ा। डॉक्टर कर्ण जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर बात करेंगे किसी और उत्कृष्ट सांसद से। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।